So, good evening, students. Today we are going to continue over civics first chapter, democracy of class 9. Topic covered here are, just we start from major decisions by elected leaders. Okay, you can even look at the page number 4 of NCERT. From there we are going to start. So let's get started. Okay. So our topic just begin. फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है ना. यहाँ पर डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में, जो फीचर का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. अभी हम लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा होगा, इस चीज़ को स्टडी भी किया है कि डेमोक्रेसी क्या है. तो डेमोक्रेसी के बारे में ये बताया हम लोगों ने क्या कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक सरकार का रूप है, ऐसा रूप है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. पहला चीज़ बेसिक सिंपल डेफिनेशन जो हम लोगों ने लिया कि भाई जो रूल करने वाले लोग हैं उनका इलेक्शन होता है बाय द पीपल. अगर ये चीज़ है तो हम उसको डेमोक्रेसी मान के चलते हैं, है ना. Yes. अब इसमें ये क्वेश्चन उठता है, दिस रेजेज मेनी क्वेश्चन, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. यहाँ जो कहा गया है कि भाई डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. रूलर कौन है, पहला सवाल तो ये उठता है. विच ऑफिशियल मस्ट बी इलेक्टेड, मतलब रूलर की जब हम बात करते हैं तो कौन सा ऑफिशियल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, व्हाटसोएवर, है ना. Yes. ये कौन सा जो ऑफिशियल है उसका चुनाव होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हम उसको डेमोक्रेसी कहें. अब मान लो प्रेसिडेंट का चुनाव कर दें, हाँ. अब वो डेमोक्रेसी है, या प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करें वो डेमोक्रेसी है. ये भी हमको जानना पड़ेगा कि किस ऑफिशियल की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम रूलर के रूप में ऑप्ट करेंगे वो ऑफिशियल कौन सा है ना. दूसरा, विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन द डेमोक्रेसी. हमको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा. वो तो इलेक्टेड ऑफिशियल है, हाँ. जिसको चूज करेंगे तो वो कुछ डिसीजन लेगा, और जो नॉन ऑफिशियल हैं उनके द्वारा क्या डिसीजन लिया जाएगा, हाँ. ये भी देखना पड़ेगा. ठीक है. ठीक है. दूसरा बात इसमें ये समझना है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूटेड डेमोक्रेटिक इलेक्शन. अब ये कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस तरह का इलेक्शन होना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा. किस तरह का इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलेंगे. इलेक्शन 50 तरह का हो सकता है. हाँ. इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई इलेक्शन ऐसे होते हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, चूज कर लिया गया, इलेक्शन हो गया. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं. इसलिए हमको डेमोक्रेटिक इलेक्शन का डेफिनेशन भी समझना पड़ेगा, है ना. हाँ. और व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसीडर्ड डेमोक्रेटिक. यानी जब हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है, जिसको फुलफिल करना, जिसको पूरा करना ज़रूरी है, ताकि हम उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकें. बात समझे. हु आर द पीपल हु कैन elect the rulers और get elected as rulers. ये भी देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जिनका चुनाव होगा रूलर के रूप में. ठीक है. हाँ. या कौन से लोग रूलर के रूप में चुने जा सकते हैं, इसका भी एक नियम होना चाहिए, है ना. हाँ. वो भी देखना पड़ेगा. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन, क्या हर आदमी को हम चूज कर सकते हैं, या हर नागरिक को चूज कर सकते हैं ऑन इक्वल बेसिस. कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट. अब ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस लोग को हम चूज करेंगे क्या वो सभी हो सकते हैं. एवरी सिटीजन कैन बी द पर्सन हु कैन बी चूज इन, राइट. या फिर हम उसमें नियम बना देते हैं कुछ, नहीं कि ये आदमी नहीं खड़ा हो सकता, ये आदमी नहीं खड़ा हो सकता, ये जिसका है वो नहीं खड़ा हो सकता. ये भी हमको देखना पड़ेगा. क्या हमने उसमें हर किसी को आज़ादी दी है कि भाई तुम भी खड़े हो सकते हो, तुम्हारा भी चुनाव हो सकता है, या उसमें भी हम कर्टेलिंग कर रहे हैं कि नहीं फलाना आदमी नहीं कर सकता, खड़ा हो सकता, फलाना जो किसका क्वालिफिकेशन है नहीं खड़ा हो सकता. ये भी हमको देखना पड़ेगा, है ना. पूरा डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमको ये भी देखना पड़ेगा हर जगह डेमोक्रेसी है या नहीं है. बात समझे. हाँ. फाइनली
व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी। और उसके बाद हम लोगों को ये समझना है कि भैया ये जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है उसका रूप क्या है जिसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। कैन इलेक्टेड रूलर डू व्हाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। क्या मान लो हमने इलेक्ट कर दिया रूलर को, अब उनकी जो मर्जी होगी वो सारा अगर वो कर सकते हैं पूरा। अब यही क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी को हमको समझने के लिए सिर्फ यही बात अगर हम कह दें कि भाई डेमोक्रेसी क्या है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ठीक है, रूलर इलेक्ट हो गया और उसके बाद उसकी जो मर्जी है वो कर रहा है, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये भी सवाल उठता है ना। ये भी समझना पड़ेगा। जब डेमोक्रेसी आप समझ रहे हैं तो आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा कि कह रहे हैं डेमोक्रेसी है और उसका इलेक्शन जो है इस तरह से करते हैं जिसमें धांधली कर देते हैं, आप अपने पसंद के कैंडिडेट को चूज कर देते हैं अननेसेसरी। तो आप फिर कह रहे हैं कि भाई हमने तो इलेक्शन करवाया और इलेक्शन के द्वारा चुनाव जीता है, तो ये डेमोक्रेसी है। तो आपको रियल सेंस में डेमोक्रेसी को समझने के लिए इन बातों पे भी गौर करना पड़ेगा कि भैया जो इलेक्शन हुआ है सही तरीके से हुआ है या डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है। ये देखना पड़ेगा भैया जो आदमी चूज किया गया अपनी मनमर्जी कर रहा है क्या। अगर वो मनमर्जी किए जा रहा है तो फिर क्या ये डेमोक्रेटिक है? नहीं। ये भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। हमको डेमोक्रेसी को समझने के लिए इन चीज़ों को भी एनालाइज करना पड़ेगा। सिंपली ये बात नहीं कि भैया रूलर जो है इलेक्टेड बाय पीपुल है तो ठीक है, हो गया डेमोक्रेसी। सिंपली ये बातें जो है इन सारे एस्पेक्ट को हमने स्टडी करना पड़ेगा अगर हम डेमोक्रेसी को समझने चाहते हैं तो, ठीक है। अच्छा, हाँ। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। और ये भी देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के लिए क्या ये आवश्यक है कि भाई कुछ जो राइट्स हैं सिटीजन के उनका सम्मान किया जाए। जैसे इंडिया में है ना कि चल भाई अभी जैसे मान लो आप देखते होगे अभी जो गवर्नमेंट ने पास करा वक्फ वाला बोर्ड बिल जो है पास कर दिया। क्यों पास कर दिया? इनके पास मेजोरिटी थी, इन्होंने पार्लियामेंट में पास कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको होल्ड किया, बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी हम देखेंगे, अभी हम फैसला करेंगे इसमें कि क्या ये लॉ जो आपने बनाया है वो सही है, डेमोक्रेटिक है या नहीं है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। इज इट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। कहने का मतलब है डेमोक्रेसी में क्या ये आवश्यक है कि जो सिटीजन का राइट है उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में भाई सुप्रीम कोर्ट है जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स के बारे में देखते। हमारे यहाँ कुछ राइट्स बने हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है दिया हुआ कि भैया ये मौलिक अधिकार है, ये आप नहीं छीन सकते। बोलने की आज़ादी सबको होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फंडामेंटल राइट है। उसी तरह से कुछ मौलिक अधिकार हैं जिसके लिए अगर सरकार कानून बनाती है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बना रही है, चलना चाहिए, है ना, तो फिर भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अकेला अपना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ पे अपने राइट के लिए फ़ाइट कर सकते हो कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, इस पे कानून कैसे बन गया, कैसे बनेगा ये, है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ऐसी कोई मशीनरीज है, सिस्टम है जो भाई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, इलेक्टेड रूलर जो है उसके ऊपर भी चेक लगाए। तो मतलब हाँ। सुप्रीम कोर्ट जो है उस जो रिप्रेजेंटेटिव है हाँ। उसको ध्यान में रखता है कि वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपको नहीं, आप किसी ने अगर क्लेम कर दिया कि भाई देखिए इतने सालों से ये वक्फ वाला चल रहा था, इन्होंने अचानक आके ये रूल बना दिया कि भाई वक्फ बोर्ड का जो ये चीज़ है, तो उसमें उस पहले सब जिसका जो रिलीजियस संस्थान है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसमें इन्होंने डाल दिया कि नहीं कोई भी इसका बन सकता है मेंबर। क्यों? आपके हिंदू कम्युनिटी में जो है मंदिर का ट्रस्ट है, तो मंदिर में तो आप किसी मुस्लिम को बनने दोगे रिप्रेजेंटेटिव? वहाँ पे नहीं बनने दोगे। उसी तरह से मुस्लिमों का अपना ये है वक्फ बोर्ड, तो फिर उसमें आप क्यों डाल रहे हो भाई, दूसरों को मैनेजर क्यों बना रहे हो? तो इसलिए कुछ लोग चले गए कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी रोक लगा दी, बोला कि नहीं ये कानून अभी नहीं बनेगा, अभी मैं फैसला करूँगा। अब क्या फैसला होता है आई डोंट नो उसके बाद, लेकिन तब तक ये रुका रहेगा, स्टे ऑर्डर लगा दिया। तो हमारे यहाँ हमने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है ना, डेमोक्रेसी है, तो ये सिस्टम है ना कि भाई हम उसको चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में, और डेमोक्रेसी का ये डेफिनेशन दे दिया कि भाई क्या है कि अगर रूलर को हम इलेक्ट कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी होगा। सिंपली नो, नहीं। ये है या नहीं है, इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, समझेंगे। हाँ। अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया कि असली डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। खाली चूज करके इलेक्ट करके आपने बना दिया सरकार और उसकी जो मर्जी वो करे, वो फिर डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा, है ना। तो ये बात भी देखना पड़ेगा। हम जब डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे तो इन सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे कह रहा है लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। इतने सारे सवाल जो हमने करे आपसे कि क्या ये होगा तो डेमोक्रेसी है, क्या ये होगा तो डेमोक्रेसी है, क्या ये होगा तो डेमोक्रेसी है, इन सारे सवालों को एग्जाम्पल के साथ पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आए। ठीक है। तो कह रहा है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। कह रहा है इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। अब देख लो पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, वहाँ पे भी इलेक्शन होता था। हाँ। और वहाँ का जो आर्मी का प्रेसिडेंट था जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने क्या किया 1999 में वहाँ की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट दिया। कूप का मतलब क्या हुआ, तख्ता पलटना। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। अब जैसे मान लो यहाँ भी मोदी जी कर रहे हैं शासन, ठीक है, और ये आर्मी का चीफ आया और सीधे उसने तख्ता पलट दिया, जाटो भाई पूरा सब जगह आर्मी फैला दिया, नहीं रहेगा गवर्नमेंट, तो हम चलाएंगे, ऐसा भी हो सकता है ना पूरे देश में। तो वही पाकिस्तान में किया। He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। उसने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था, चुनाव के द्वारा जो सरकार बना था उसको हटा दिया और खुद को बना लिया क्या, एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ठीक है, सीईओ। हाँ। लेटर ही चेंज हिज डिजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। पहले तो उसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया और बाद में अपने आप को कह दिया कि नहीं हम ही राष्ट्रपति हैं, पूरे देश के हम राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। हाँ, पाकिस्तान में। दैट ग्रांटेड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन। उससे क्या हुआ कि भाई जो ये जो चुनाव हुआ था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, उसमें उसने 5 साल का एक्सटेंशन ले लिया कि चलो भाई अब हम ही रहेंगे प्रेसिडेंट, है ना, 5 साल तक। हाँ। Pakistani media, human rights organization and democracy activities said that the referendum was based on malpractices and fraud। अब पाकिस्तान का जो मीडिया था या वहाँ जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने व्यवस्था कर ली, पहले तो अपने आप को सीईओ बनाया, फिर प्रेसिडेंट बना लिया, फिर 5 साल का एक्सटेंशन ले लिया कि अब चुनाव 5 साल के बाद होंगे। तो इसकी आलोचना वहाँ के जो मीडिया पर्सन थे उन्होंने उसको क्या कहा कि ये माल प्रैक्टिस है, ये फ्रॉड है। ठीक है, जबकि वो कह रहा था कि नहीं हम तो बस कराएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, 5 साल का हमने एक्सटेंशन लिया है ना। इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट एमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और 2002 में उसने क्या किया कि भाई एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है उसने इशू करा और उसके हिसाब से जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ही अमेंड कर दिया, उसमें ही सुधार कर दिया उसने कि नहीं भाई अब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो सुधार था। हाँ, उसने कहा कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, है ना। सुधार क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं उसमें। वो व्हाट मुशर्रफ हैज डन देयर इन पाकिस्तान कि बोला कि ठीक है हम ये जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं, और उसके थ्रू उसने क्या किया कि एक ऑर्डर पास कर दिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर दिया, है ना। और उसमें ये कानून बना दिया कि द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज़ सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। कि भाई चुनाव तो हो जाएगा, है ना, चुनाव करवा देते हैं और सारे मिनिस्टर वगैरह भी होंगे, चुने हुए मिनिस्टर होंगे। अच्छा। वो कैबिनेट काउंसिल हुआ उसको बोलेंगे, है ना। वो सारा कानून बनाएगा, सब कुछ करेगा, एवरीथिंग, लेकिन फाइनली उसको देखेगा कौन, एक सिक्योरिटी काउंसिल होगा जिसमें, हाँ, जिसमें सारे होंगे आर्मी के मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है, और उसका हेड होगा वो। मतलब कहने को उसने कह दिया कि भाई हम तो चुनाव करा रहे हैं, इलेक्शन कर रहे हैं, ये तो कहने के लिए, हाँ, दिखाने के लिए। तो वही हुआ ना, इसका क्या मतलब हुआ
फाइनल पावर जो रेस्टेड विथ हिम, फाइनल डिसीजन वही लेना है। आप चुने हुए प्रतिनिधि हो, आपने बना के दिया कानून, ये है ये है ये है, लेकिन वो जाएगा तुम्हारे पास, तुम सर, देखोगे उसको। मतलब जीतेगा वही। जीतेगा वही नहीं, आप जीते, आपका चुनाव हो गया, हाँ आप बन गए मंत्री, हाँ कैबिनेट आपका है, ठीक है। अब नए नए कानून बना रहे हो आप, सब बन गया। कानून बनने के बाद, बनने से पहले जो फाइनल कानून बनेगा वो जाएगा उसके पास, किसके पास? मुशर्रफ के पास, जो हेड है सिक्योरिटी काउंसिल का, और उसके जो ऑफिसर्स हैं वो सारे चीज़ देखेंगे। अगर उसको ठीक लगा तो करेगा, नहीं ठीक लगा तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल पावर जो है किसके हाथ में है? मुशर्रफ के हाथ में। मुशर्रफ के हाथ में। तो ये दिखाने वाली बात हो गई कि वो तो कहेगा अरे यार ये तो चुने हुए प्रतिनिधि आपका, मैंने ये इनको चुन के इलेक्शन करवा दिया है हमने, ये सारे बना रहे हैं कानून, मैं उसको देख रहा हूँ सिर्फ बस। लेकिन जो रियल पावर था वो किसके हाथ में था? मुशर्रफ के हाथ में। मुशर्रफ के हाथ में। तो क्या आप उसको डेमोक्रेटिक बोलेंगे? यहाँ पर तो नहीं। इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? अब यही सवाल था कि भाई फाइनल पावर कहाँ है, कौन बना रहा है, कौन चूज कर रहा है, कौन देख रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे थे कि एक सिंपल डेफिनेशन जो हमने बता दिया कि भाई क्या है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपुल, तब तो यहाँ भी रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपुल, लेकिन एक्चुअल सत्ता किसके हाथ में है? तो आर्मी ऑफिसर के हाथ में, मुशर्रफ के हाथ में। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? ये एग्जाम्पल दिया, अब एग्जाम्पल से बात समझ में आ गई ना। कहने को उसने कहा दिया कि नहीं नहीं भाई हमने तो चुनाव कराया है, सारे चुने हुए लोग हैं, लेकिन उसमें उसने क्लॉज लगा लिया, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर दिया, बोला कि नहीं भाई सब कुछ करो तुम लोग, देखूंगा लास्ट में मैं ही, है ना। तो सर मतलब हाँ। सिर्फ चुनाव कराना हाँ। डेमोक्रेसी का पार्ट तो नहीं वही बात डिस्कस कर रहे हैं ना। हाँ। अभी जो हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है इलेक्टेड बाय पीपल हैं, लेकिन क्या हम उसको डेमोक्रेसी कह सकते हैं या नहीं कह सकते? नहीं। एनसीईआरटी में ये तो क्वेश्चन करता है पहले और तब समझाता है कि आप सोच के देखो, आप एनालाइज करके देखो कि रियल में डेमोक्रेसी है या नहीं, है ना। क्लियरली देयर आर मेनी रीजन वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। कह रहे यहाँ स्पष्ट बात है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके आधार पे आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है। मुशर्रफ ने जो अगर मान लो इस तरह का शासन है तो इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, बहुत सारे रीजन। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दीज। लेकिन एक कारण पर हम लोग को फोकस करना चाहिए, क्या है? कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। अब ये कह रहा है कि हम ये बात भी कह सकते हैं क्या कि ये जो रूलर्स हैं यहाँ पर वो लोगों के द्वारा चूज किए गए? नहीं चूज किए गए ना लोगों के द्वारा, नहीं। नॉट क्वाइट। People may have elected their representative to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the ruler. अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठा है कि भैया आप तो कह रहे हो ना कि रूलर्स को चूज करेगा पीपल, तब हम उसको डेमोक्रेसी कहेंगे। आप ये कह रहे हो ना कि रूलर्स को चूज होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि ये मुशर्रफ ने जो इलेक्शन करा दिया उसमें रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए, तो क्या ये रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअल में रूलर थे? हाँ, ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि रूल कौन कर रहा है? रूल तो मुशर्रफ कर रहा है। तो मुशर्रफ का चुनाव तो इलेक्शन के द्वारा नहीं हुआ, वो तो बस आ गया। इलेक्शन तो दूसरे के द्वारा, दूसरे को चुनने के लिए हुआ। तो यहाँ ये भी सवाल उठेगा कि क्या जो रूलर थे या रूलर हैं उनका चुनाव हुआ? मुशर्रफ तो कह रहा है कि हमने तो चुनाव करा दिया, ये सारे चुने हुए लोग हैं जो कैबिनेट में बैठ के कानून बना रहे हैं और मैं तो सिर्फ उसको देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि डेमोक्रेसी का ये जो डेफिनेशन है जिसमें वो कह रहा है कि रूलर इलेक्टेड होना चाहिए, तो एक्चुअल रूलर कौन है? मुशर्रफ। वो तो इलेक्टेड नहीं है, तो फिर हम इसको डेमोक्रेसी क्यों कहें? ये बात है, ये बात भी आई। यहाँ पर दो एंगल से देख रहा है, दोनों एंगल से देख रहा है। एक तरफ कह रहा है नहीं भाई इलेक्शन भी है हुआ,
दूसरी तरफ उसी डेफिनेशन को ला रहा है कि भाई डेफिनेशन तो ये कहा गया रूलर। अब ये रूलर जो है वो एक्चुअल में रूलर कौन है? मुशर्रफ। उसका चुनाव हुआ नहीं हुआ तो फिर डेमोक्रेसी कैसे हो गई? हाँ, है ना? चूना लगा रहे सब। हाँ, ये बात है। ठीक है, हैं? हाँ, वे नॉट रियली द रूलर, दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। क्यों रूलर नहीं है? क्योंकि वो फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विथ आर्मी ऑफिशियल। अब यहाँ पर जो डिसीजन लेने का पावर है वो किसके हाथ में है? जो फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है? तो ये आर्मी ऑफिसर है, और ये आर्मी ऑफिसर उसको भी फाइनली डिसाइड करता है जनरल मुशर्रफ। एक तो देख कौन रहा है उसने जो बना दिया है बहुत सारे लोगों का ग्रुप, सारे आर्मी के ऑफिसर थे, और उनको भी ओवरव्यू करता है, ओवरसी कौन करता है? तो जनरल मुशर्रफ। एंड नन ऑफ देम वेर इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये बाकी जितने भी हैं, जो भी उसके ऑफिशियल हैं, जो उसको देखते हैं, कोई भी जो है लोगों के द्वारा चुना नहीं गया है ना। तो फिर हम कैसे कहें कि ये डेमोक्रेटिक है? सर तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो करा रहा है डिक्टेटरशिप। हाँ, तो है था ही डिक्टेटरशिप। इट वाज डिक्टेटरशिप मुशर्रफ के टाइम में, और उसी समय वो मुशर्रफ ने इंडिया पे अटैक भी किया था। इंडिया पे अटैक जो हुआ था उस समय में वाजपेयी जी थे सरकार में, कौन थे? 2002। और मुशर्रफ यहाँ पर आया, सारा कुछ घूम फिर किया गया इंडिया से, और फिर यहाँ से जाने के बाद इंडिया पर पीछे से अटैक भी कर दिया था। वो कारगिल वाला जो हुआ था उसमें कौन था भाई? मुशर्रफ ही था ना। वहाँ पे कौन था पाकिस्तान में प्रेसिडेंट? तो कारगिल वाली जो लड़ाई हुई, जो इंडिया जीता था 1999 में, वो 1999 में हुआ था। और ये कब की बात है? 2002 की बात है। उसके बाद भी हुआ था, है ना। मुशर्रफ भी गया और उसने भी अटैक कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जब सारे पावर जो है आर्मी ऑफिशियल के हाथ में है, रियल पावर, ठीक है, तो हम कैसे कहें कि ये जो है लोगों का रूल है, और कैसे कहें इसको डेमोक्रेसी है? तो कह रहा है दिस गिव्स अस द फर्स्ट पिक्चर इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भैया डेमोक्रेसी हम तब बोलेंगे जब फाइनल डिसीजन पावर किसके पास है, ये देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर फाइनल डिसीजन पावर, अंतिम निर्णय, वो कौन ले सकता था? मुशर्रफ ले सकता था। तो मुशर्रफ जब ले सकता था तो मुशर्रफ तो जो है वो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। तो यहाँ डेमोक्रेसी कैसे होगा? इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रू में डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो वहाँ पे जो हम जिस रूलर की बात करते हैं वो रूलर क्या है? जो फाइनल डिसीजन लेने वाला जो है उसको रूलर बोलेंगे, है ना। यहाँ पर भी तो चुनाव करवा रहा है मुशर्रफ, और भी हर एक काउंसिल में बोला कि हर एक जगह, हर एक स्टेट में जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है चुने जाएंगे, और रिप्रेजेंटेटिव अपना कैबिनेट बनाएंगे, और कैबिनेट में सारा डिसीजन होगा। और वो जब डिसीजन हो जाएगा तो फिर वो डिसीजन जाएगा किसके पास? तो एक सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें सारे आर्मी के लोग बैठे हुए हैं, वो देखेंगे, वो देखने के बाद ओके करेंगे, और फिर उसको मुशर्रफ देखेगा जो कि आर्मी का चीफ है, तब जाके पास होगा। तो कह रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो सारे कैबिनेट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कर रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है, फाइनल डिसीजन किसके पास है? ऐसे लोगों के पास है जो चूज नहीं किए गए। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? तो हाँ, तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं, वही बात हम कह रहे हैं ना, ये हमको देखना पड़ेगा ना। ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में कह रहा है कि रूलर्स जो हैं वो पीपल के द्वारा इलेक्ट होने चाहिए। अब तो रूलर्स का मतलब क्या है? तो रूलर्स का मतलब जो फाइनल डिसीजन ले सके। अच्छा, तब हम कहेंगे वो डेमोक्रेटिक है ना। ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखो एग्जाम्पल देके समझा रहा है हर बात को। अब ये बता दिया कि भाई फाइनल डिसीजन जो है आर्मी के चीफ के पास था, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लिया। अब दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसमें जो एग्जांपल दे रहा है वो किसका दे रहा है? चाइना का दे रहा है। चाइना का। हाँ, कह रहा है इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट।
चाइना में हर साल जो है हर एक 5 साल पर वहाँ पर भी चुनाव होता है कि कंट्री का जो है पार्लियामेंट जो है उसके जो मेंबर होते हैं उसको चूज करने के लिए हर एक 5 साल में वहाँ पे चुनाव होता है ना। उसको बोलते हैं जो कंट्री का पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं कॉन्गो रेनिम डाइबायो डाहुई नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्या बोलते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, है ना। पार्लियामेंट को वहाँ पर जो चूज किया जाता है उसको बोलते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और वो जो नेशनल पीपुल काउंसिल है उसको ये शक्ति मिला हुआ है कि वो कंट्री के प्रेसिडेंट को चूज करेगा, है ना। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। और ये जो काउंसिल है उसमें लगभग 3000 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 3000 मेंबर्स। और ये पूरे चाइना में चूज किए जाते हैं, है ना। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। और कुछ मेंबर्स जो हैं आर्मी के द्वारा भी चूज किए जाते हैं। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है कि सबका चुनाव तो कराएगा लेकिन चुनाव में जो खड़े होंगे उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिस कैंडिडेट को ओके करेगा वही चुनाव में खड़ा हो सकता है। Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002-2003। 2002 और 2003 में जो इलेक्शन हुआ उसमें ये नियम बना दिया क्या कि भैया इलेक्शन में खड़े होंगे उम्मीदवार, उनका चुनाव होगा, लेकिन कैंडिडेट कौन से खड़े होंगे? जो वही खरीद होंगे जो हम चाहेंगे। नहीं, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है या उसका जो सहयोगी है 8 पार्टी उसी सहयोगी उसी का होना चाहिए। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कोई बाहर से नहीं आ सकता है। वही बात तो कह रहा हूँ मैं। वो भी कह रहा है कि हम इलेक्शन करा रहे हैं, चुनाव करा रहे हैं, लेकिन चुनाव में आदमी खड़ा कौन होगा? तो मेरा ही आदमी खड़ा होगा। हाँ। कोई भी जीतेगा तो मेरा ही आदमी जीतेगा। बात समझ रहे हो? तो कहने को वहाँ भी चुनाव करा रहे हैं, वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, 3000 आदमी का इलेक्शन होता है, लेकिन वो कैंडिडेट कौन होगा भाई? तो उन्हीं के पार्टी का होगा। वो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा या उसके जो एलाइड हैं, जो सहयोगी हैं 8 उसके उस पार्टी का, बाकी तीसरा कोई पार्टी नहीं हो सकता, है ना। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट एज ए प्रेसिडेंट। अब ये चाइना का एग्जाम्पल दे दिया। अब सोच लो आप, क्या वो डेमोक्रेसी है? तो इसको डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? नहीं। भाई आप जो है हर किसी को तो नहीं ले रहे हैं। आपने कहा कि वही आदमी खड़ा होगा जो मेरा आदमी है और वही जीत के आ गया, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ से होगी? ये बात भी है। और आप कह रहे हो नहीं डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि हमने तो चूज किया भाई, इलेक्शन हुआ है लोगों का, है। तो अगर आप इस डेफिनेशन के आधार पे डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हो कि डेमोक्रेसी क्या है, इसमें जो रूलर हैं दे आर इलेक्टेड बाय पीपल, तो यहाँ पर तो इलेक्टेड बाय पीपल, तो फिर क्या डेमोक्रेसी है? अगर उस डेफिनेशन के हिसाब से तो उस हिसाब से तो है, समझ गए ना। इसीलिए आपको अगर डेमोक्रेसी को समझना है तो इन सब बातों को समझना पड़ेगा कि रियल डेमोक्रेसी कब होगा, है ना। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल दे रहा है कि सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। 1930 के बाद से जब उसको आज़ादी मिली तब से मैक्सिको जो है इलेक्शन हर एक 6 साल पे इलेक्शन करवाता है। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटरशिप रूल। उस देश में कभी भी मिलिट्री का शासन नहीं रहा, कभी भी डिक्टेटर का रूल नहीं रहा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज ऑन बाय ए पार्टी कॉल्ड PRM। लेकिन वहाँ पर जो भी चुनाव होता है, हर चुनाव में 1930 से लेकर अभी तक चुनाव होता आ रहा और हर चुनाव में एक ही पार्टी जीत रही है। उसका नाम क्या है? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। सर उल्टा क्यों लिखा? हाँ उल्टा लिखो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, ऐसा होता है, ठीक है। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। अच्छा, वहाँ पर चुनाव हुआ तो चुनाव में ऐसा है कि दूसरा पार्टी भी भाग लिया, लेकिन जीत कौन रहा है? एक ही पार्टी जीत रहा है।
Opposition parties did contest election but never managed to win, है ना? क्यों? क्योंकि the PRI was known to use many dirty tricks to win election. क्योंकि PRI वहाँ पर बहुत ही हरकतें करके जो है सो जीत रहा है। जैसे यहाँ पे अभी हाल में जो हुआ था, अपने यहाँ भी एक मेयर का इलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ में, कहाँ हुआ था, तो वहाँ पर डर्टी ट्रिक्स अडॉप्ट करके दूसरे को बीजेपी का मेयर बना दिया, जबकि जीता था आम आदमी पार्टी का। फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें आया, वो वीडियो पकड़ी गई। अब उसमें क्या क्या डर्टी ट्रिक्स, तो डर्टी ट्रिक्स ये था कि भाई बोला कि जैसे आम आदमी पार्टी को दे दिया 18 वोट और उसको मिल गया बीजेपी को मिला 9 वोट। अब क्या किया कि जिसको जो इलेक्शन का डिसाइड करने वाला था बंदा, उसने क्या किया कि भाई 18 वोट जो इसको मिले उसमें 10 वोट जो है उसको वो कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया? ये चीज़ दिखाना था, ठीक है। तो उसको जो है वो कैंसिल कर दिया टेक्निकल ग्राउंड पे। टेक्निकल ग्राउंड क्या था कि भाई आपने 2 बार साइन कर दिया, 2 बार ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे करके अब बोला कि भाई 10 तो कैंसिल हो गया, बाकी आपके बच्चे कितने, 9 या 8, और उसके 9 हैं, तो वो जीत गया। अब ये वीडियो में देखा गया ये चीज़ कि ये तो अपने से वहाँ पर एक सिग्नेचर के बदले 2 सिग्नेचर करके कह रहा नहीं इसका वोट कैंसिल करो। अच्छा, पकड़ा गया। अब ये पकड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो पकड़ा और वही फैसला कर दिया, नहीं उसमें फिर आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया ना। लेकिन हम ये एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि ये जो था डर्टी ट्रिक्स था। क्या था? डर्टी ट्रिक्स। तो डर्टी ट्रिक्स का यूज करके मैक्सिको में जो PRI गवर्नमेंट थी वो 1930 से लेकर के 2000 हो गए और 2002 के इलेक्शन तक वही जीते जा रही है ना। तो वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो रूलर पार्टी है वो जीत रहा है, लेकिन क्या हम उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो जीत रहा है, यहाँ तो जीत भी रहा है ना, तब तो कहेगा कि चुनाव में हम जीत रहे हैं तो भाई हम तो हैं, डेमोक्रेसी हो रहा है, हम चुनाव करवा रहे हैं। अगर बाय दैट डेफिनेशन इफ़ यू गो, उस डेफिनेशन में क्या था कि भाई अगर रूलर इलेक्टेड बाय पीपल हैं तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलेंगे, ये कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर तो रूलर इलेक्टेड बाय पीपल है, लेकिन रियल सेंस में क्या आपको लग रहा है कि इफ़ देयर इज ए डेमोक्रेसी, तो आप कहोगे नहीं भैया कैसे डेमोक्रेसी होगा जब डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसीलिए बाय डेफिनेशन यू कैन नॉट गो, या उस डेफिनेशन में आप कितना एक्सटेंशन कर सकते हो। ये देखो कि डेमोक्रेसी का रियल मीनिंग क्या है, इसके लिए आपको अंदर जाके उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है या नहीं है ना। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। और वहाँ पे ये कह दिया गया कि भैया जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं उनको वो पार्टी जो PRI जीत रहा है, PRI का जो मीटिंग हो जो भी होता है सब में शामिल होना है। जो भी गवर्नमेंट अफसर हैं सबको PRI के लिए काम करना है। मीडिया को ये बोल दिया गया कि नहीं भैया आप हमारे एक्टिविटीज़ को सिर्फ हाईलाइट कीजिए, दूसरे को नहीं। अब जैसे आजकल देश में चल रहा है क्या है, गोदी मीडिया, हर चीज़ गवर्नमेंट को दिखा रहा है, तो वही बात वहाँ पर भी कर दिया। क्या मैक्सिको में बोला कि नहीं आपको सिर्फ हमारा ही काम दिखाना, दूसरे का दिखाना ही नहीं, पॉजिटिव हाँ चीज़ दिखाना है बस। वो क्या पॉजिटिव क्या है, मैं शासन में हूँ, मेरा चीज़ दिखाओ तुम खाली, बाकी अपोजिशन की बात मत सुनो, तो क्या वो डेमोक्रेसी है? नहीं। तो फिर भाई वो जो डर्टी ट्रिक एडप्ट कर रहा था वो क्या था, डर्टी ट्रिक्स में क्या है, यही सब चीज़ है ना कि भाई हर चीज़, हाँ हर चीज़ मीडिया को भी अपने हाथ में किए हुए। अब मीडिया गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, गलत सूचना और दे रही है, लोगों के दिमाग में भर रहा है। यस, तो यही बात बोला कि आप जब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात करेंगे भैया तो यू हैव टू लुक फॉर ऑल अदर एस्पेक्ट, नॉट ओनली वन एस्पेक्ट और 2 एस्पेक्ट, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो ये बोला कि आपको जो है फिर ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो रूलर इलेक्टेड है, जो फाइनल डिसीजन है ले रहा है, वो सही तरीके से इलेक्ट हुआ है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। दूसरा बात ये जो PRI था ये बहुत पैसा भी खर्चा करता था कैंपेनिंग पे, दूसरा पार्टी नहीं कर रहा है, तो फिर आप फेयर कैसे बोलोगे? फेयर तो तभी बोलोगे ना जब हर पार्टी को बराबर राइट दिया गया है, बराबर पैसे हैं,
कि वो भी कैंपेनिंग पे इतना खर्चा करे, और तब अगर वो चुनाव हार जाता है तो उस केस में हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट, ये एक्चुअल में डेमोक्रेसी है या नहीं, है ना। तो यही बात कह रहा है कि शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबाउट एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। अब यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है, क्या इस इलेक्शन को हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन लोगों को रूल करने के लिए, जो मान लो कि पीपल जो है यहाँ पर, आप तो नहीं कह सकते कि लोग ही चूज कर रहे हैं। क्यों? लोग कैसे चूज कर रहे हैं भाई? जब लोग का माइंड भर दिया गया, वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो फिर एक्चुअल में लोग भी तो नहीं चूज कर पा रहे हैं, है ना। यही बात बोला है। Reading these examples, we get a sense that we cannot. There are many problems here. In China, the election do not offer the people any serious choice. अब देख लीजिए चाइना के केस में क्या हो रहा है। वहाँ भी जो इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में लोगों को कोई चॉइस करने का राइट नहीं दिया जा रहा है। They have to choose the ruling party and the candidate approved by. उनको चूज करना है। क्या चूज करना है? जो पार्टी रूलिंग पार्टी है और उसने जिसको कैंडिडेट बना दिया तो भाई तुम करो, उसी को वोट देना है। तो पीपल के द्वारा रियल में उनको चॉइस नहीं है कि आप अपने मन से चूज कर सकते हो। वहाँ ज़बरदस्ती वाली बात है कि हमने खड़ा कर दिया, आप उसको वोट दीजिए। तो क्या उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? यही बात कह रहा है ना। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव ए चॉइस, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो। अब जब मैक्सिको वाला एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पर तो कह रहा है कि भाई नहीं, वोटिंग भी करा रहा है, इलेक्शन भी हो रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हो रहे हैं, फिर भी वो पार्टी हार जा रही है। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर असली डेमोक्रेसी है क्या? ये तो सब चीज़ करवा रहा है, इलेक्शन भी करवा रहा है, दूसरे पार्टी को खड़ा होने के लिए अलाउ भी कर रहा है, फिर भी ये डर्टी ट्रिक्स का एडॉप्शन करके जीतने नहीं दे रहा उस दूसरे पार्टी को। तो अब क्या इसको आप डेमोक्रेसी कहेंगे? ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना। तो कह रहे देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। अब वहाँ पर मैक्सिको में क्या है कि किसी भी हालत में रूलिंग पार्टी हारेगा ही नहीं, इवन इफ पीपल वेर अगेंस्ट इट, और लोग इसके विरोध में भी हैं तब भी नहीं हारेगा। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, ये फेयर इलेक्शन नहीं है। सो वी कैन दस ऐड ए सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए अब ये जब डेमोक्रेसी को हम लोग समझने की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक दूसरा फीचर भी उसमें ऐड करेंगे। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। इसमें क्या ऐड करेंगे कि खाली चुनाव करा देना ही डेमोक्रेसी नहीं है। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। चुनाव तो होना ही चाहिए, बट इसके अलावा अदर थिंग्स भी आपको देखने पड़ेंगे। चुनाव किस तरह का होना चाहिए? द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस। अगर इस तरह का चुनाव हो जिसमें रियल चॉइस है लोगों के लिए कि हम इसको चूज करें या इसको चूज करें, यानी हमारे पास अगर ऑल्टरनेटिव है, वी कैन चूज डिफरेंट पार्टी, और इफ देयर इज ए रियल चॉइस देन ओनली वी कैन से द डेमोक्रेसी इज देयर। तो इसलिए डेमोक्रेसी का एक फीचर इसमें ऐड और हो गया। वो क्या ऐड हो गया कि भैया ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है एक उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और इस तरह का इलेक्शन होना चाहिए जिसमें जो पार्टी रूल कर रहा है उसके लूज करने का चांस हो, हैविंग ए चांस ऑफ लूजिंग, यानी जो रूल कर रहा है पार्टी उसके हारने का चांस हो। अगर इस तरह से इलेक्शन होगा तब हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी। यानी ये तो कह रहे हैं डेमोक्रेसी को डिफाइन कैसे किया कि रूलर को इलेक्ट किया जाए, यानी चूज किया जाए, लेकिन वो चूज करने का जो तरीका है वो फ्री एंड फेयर हो। मतलब क्या कि जो रूलिंग पार्टी है उसको लूज करने का चांस हो, तब हम कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी है। यानी डेमोक्रेसी में एक फीचर हमने ऐड कर दिया। हाँ बोलो। और भी फीचर्स होते हैं? और भी फीचर आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी हमने एक मतलब सीधा ये कह देना कि भाई इलेक्टेड जो रूलर है दे हैव बीन इलेक्टेड बाय पीपल, तो डेमोक्रेसी हो गया क्या? नहीं। आपको एग्जांपल देके बताया हमने कि क्या चाइना में है रियल डेमोक्रेसी, क्या मैक्सिको में है रियल डेमोक्रेसी? तो नहीं भैया, जबकि वो ही कह रहे हैं हम क्या, हमने तो इलेक्शन कराया है जी, हमने तो चूज किया है जी, दिखाने के लिए किया। यस, अब जो भी किया व्हाट्सोएवर।
आप जब उसको देखोगे तो हर एंगल से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, हर एंगल से आपको देखना पड़ेगा। आज जो है हम लोग यहीं पर कंक्लूड करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट, राइट? सो यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो if you got interest in it. Okay, thank you so much. Thanks for watching. Okay.